तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट लंदन कार्ड की रीकैप वीडियो, जहां पर फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में ओवरऑल ये कार्ड बोल सकते हैं एक अबव एवरेज कार्ड था। बहुत सारी फाइट्स काफी अनएक्सपेक्टेड वे से गई हैं। कुछ फाइट्स का लगा था कि अमेजिंग जाएंगी, बट एंड में वो काफी बोरिंग निकल जाती हैं। बट इसी के साथ एक इंसेन फाइट मेसन जोन्स वर्सेस एक्सेल 16 की देखने को मिलती है, जो कि अंडर कार्ड में थी, और ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। अब इस वाले रिकैप को थोड़ा सा डिफरेंट वे से करते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट फाइट से, यानी कि मोब्जा रिब्लॉय वर्सेस लिरॉन मर्फी की फाइट, जहां पर काफी अजीब चीजें होती हैं इधर, और एंड में मोब्जा रिब्लॉय मेजॉरिटी डिसीजन विन कर जाता है। अब नॉट गोना लाई, मुझे लगा कि ये फाइट ड्रॉ जानी चाहिए थी, बट मैं काफी ग्लैड हूं कि ये फाइट ड्रॉ नहीं गई, क्योंकि फाइनली अब हमें दोनों में से मोब्जा रिब्लॉय विनर मिल चुका है, और वो टाइटल के लिए फाइट अब नेक्स्ट करने वाला है। अगर तो यहाँ पॉइंट डिडक्ट नहीं होता तो क्लियर विन थी मोब्जा रिब्लॉय की, नो डाउट अबाउट इट, जहां पर राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 क्लियरली मोब्जा रिब्लॉय ने विन किया, और ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये 47-47 ड्रॉ होनी चाहिए थी। बट ऑब्वियसली दो स्कोर कार्ड में हम देखते हैं कि जो राउंड 1 है वो मोब्जा रिब्लॉय को दिया गया है, इसीलिए मोब्जा रिब्लॉय दो जजेस के आइज में 48-46 विन किया है और मेजॉरिटी डिसीजन को निकाल लिया है। अब मोब्जार का जो पॉइंट डिडक्ट हुआ है उसको लेकर मैं हल्की सी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वहां पर पॉइंट को लेना चाहिए था। आई थॉट मोब्जार को एक फाइनल वार्निंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये उसका सेकंड ही फाउल था, और लिटरली इससे हमने वर्स देखे हैं फाउल्स जहां पर फिर भी पॉइंट डिडक्ट नहीं होता है। तो सेकंड फाउल के बाद ही जो रेफरी ने पॉइंट को डिडक्ट कर लिया वो मुझे थोड़ा सा फेयर नहीं लगा। तो इसीलिए जब मैं ओवरऑल भी बोल रहा हूं कि मुझे लगा कि फाइट ड्रॉ जानी चाहिए थी, मैं तब भी समवट ग्लैड हूं कि मोब्जा रिब्लॉय भी विन किया है, क्योंकि एक तो पॉइंट डिडक्ट नहीं होना चाहिए था, और फाइनली अब हमें एक डेफिनेट विनर मिल चुका है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, जब मैं ओवरऑल फाइट को देखता हूं तो मैं दोनों फाइटर्स से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। दोनों ही फाइटर्स ने बहुत ज्यादा अजीब फाइट की है, स्पेशली जब बात करते हैं मोब्जा रिब्लॉय की, जहां पर लिटरली उसने स्टार्टिंग के राउंड्स में 0 टेकडाउन शूट किया है। वेरएस दूसरी साइड लिरॉन मर्फी की बात करें तो बोल सकते हैं क्योंकि मोब्जा टेकडाउन्स को शूट नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि लिरॉन मर्फी को और ज्यादा हार्ड जाना चाहिए था, बट मर्फी फाइट में बहुत ज्यादा बैकडाउन होता है, और इसीलिए हमने देखा कि जिन राउंड्स में रेसलिंग भी नहीं हुई है जो कि जीतने चाहिए थे लिरॉन मर्फी को, वो भी मोब्जा रिब्लॉय ने बहुत ज्यादा क्लोज बना दिए, और एंड में मोब्जार विन कर गया। तो दोनों की परफॉर्मेंस है, और स्पेशली जब गेम प्लान की बात करते हैं, मुझे बहुत बुरी लगी ये फाइट, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अलेक्जेंडर दोनों को ही आराम से बीट कर देगा। तो स्टार्टिंग के राउंड्स में मोब्जार बस ट्राई करता है स्ट्राइक करने का, और लिरॉन मर्फी उसे अटैक करे जा रहा था, बट एज सून एज लिरॉन मर्फी हल्का सा स्लो डाउन हुआ, हम राउंड 3 ऑनवर्ड्स देख सकते थे कि मोब्जा रिब्लॉय पेस को पकड़ लेता है, और एक बार जब उसे टेकडाउन्स मिलने लग पड़े, जो कि उसे बाय द वे स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से करना चाहिए था, तो बेशक फिर वहां पर लिरॉन मर्फी बहुत अच्छे वे से वापस जल्दी खड़ा हो जा रहा था, बट एनर्जी यूज करने की वजह से वो स्लो डाउन हो गया, और फिर हम देखते हैं कि मोब्जार पूरा कंट्रोल पाने लग पड़ता है फाइट का, जहां पर वो ग्राउंड में भी लेके जा रहा था, वाइल्ड पंचेस को स्विंग करने के बाद भी लैंड कर रहा था। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि मोब्जार ने एक बहुत बड़ा पंच को लैंड कर दिया, जिससे कि लिरॉन मर्फी की लेफ्ट साइड कट होगी, और वो पूरी फाइट में फिर ब्लीड कर रहा था। मे बी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मोब्जार ने इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग इसलिए की ताकि वो फाइट को थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटिंग बना सके, और अपने टाइटल शॉट को प्रॉपर वे से सील कर सके, जहां पर नॉट गोना लाई एल्जियम स्टर्लिंग की फाइट से तो ये वाली फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट था, बट ओवरऑल दोनों फाइटर्स ने फाइट बहुत ज्यादा स्क्रैपी की है। अब पहले के दो राउंड्स की बात करें तो यहाँ पर मर्फी ज्यादा टेक्निकल था, वो ज्यादा अच्छी किक्स को थ्रो कर रहा था, इसी के साथ उसके जो पंचेस थे वो भी ज्यादा क्लीन थे, बट रिगार्डलेस इसके, बेशक बोलो कि मोब्जार अपने पंचेस को स्विंग कर रहा था, तब भी बिना कोई टेकडाउन शूट किए वो पहले के दो राउंड्स को काफी क्लोज बना दिया था। नॉट गोना लाई, ये दो राउंड्स को देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे याद आई बिलाल मोहम्मद की, जहां पर मुझे यही लगने लगा था कि शायद से मोब्जार बिलाल 2.0 बनने वाला है, जिधर वो टेकडाउन्स को ही शूट नहीं कर रहा है और ट्राई कर रहा है बस फीट में फाइट करने की। बट फाइनली राउंड 3 ऑनवर्ड्स हमें टेकडाउन्स देखने को मिल जाते हैं, और यहां पर भी मेरी ओपिनियन में मैं तो बोलूंगा लिरॉन मर्फी ये राउंड 3 को भी विन कर रहा था, क्योंकि बेशक यहां पर मोब्जार को टेकडाउन मिल गए, बट वो इन टेकडाउन से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, और लिरॉन मर्फी सॉलिड ग्राउंड गेम दिखाते हुए एकदम से वापस खड़ा हो जा रहा था, और फीट में 1 सेकेंड ज्यादा टेक्निकल रहकर और ज्यादा क्लीन शॉट्स को लैंड करके मेरी ओपिनियन में, और मुझे लगता भी है कि वो राउंड को विन कर रहा था, बट फिर लास्ट के 10 सेकंड्स में मोब्जा रिब्लॉय लिरॉन मर्फी को क्रैक कर देता है, जहां पर वो ह्यूज पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है, और इसी के साथ वो मर्फी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मर्फी को शेल अप करना पड़ता है, और यहीं पर मोब्जार एक क्लीन लेफ्ट पंच को लैंड करता है, और एक ओवरहैंड राइट पंच को भी बहुत अच्छे वे से लैंड करता है। राउंड 3 मोब्जार क्लियरली विन करता है, क्योंकि उसने बिग शॉट्स को लैंड किया,
गया। अब इसके बाद फोर्थ राउंड की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मोवज़ार इवलॉय फाउल कर देता है, और क्योंकि ये उसका सेकंड फाउल था और इस वाले ग्रॉइन शॉट का इंपैक्ट और ज्यादा बड़ा था, इसीलिए मार्क गोडार्ड एक पॉइंट को ले लेता है, जो कि मेरी ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। ये मुझे लगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगी, बट एनीवेज मोवज़ार इवलॉय का एक पॉइंट डिडक्ट हो जाता है। बट उसके अलावा जब हम पूरी फाइट को देखते हैं तो यहाँ पर मोवज़ार को और ज्यादा टेकडाउन्स मिलने लग पड़ते हैं, और इसी के साथ वो ज्यादा बड़े शॉट्स को भी लैंड कर रहा था। यहाँ पर लिरॉन मर्फी की साइड से एक ऐसी चीज हुई है जो मर्फी फिर राउंड एंड होने के बाद भी बोलता है कि उसने अपने हिप को पॉप कर लिया। एंड ऑफ द फाइट में हम देखते भी हैं कि मर्फी अपने लेफ्ट साइड ऑफ द हिप को बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ था और पेन में लग रहा था। तो राउंड 4 या फिर राउंड 3 में ही कुछ हुआ है, बट एनीवेज यहाँ पर राउंड 4 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि मोमेंटम पूरा मोवज़ार इवलॉय के पास है। बेशक ये राउंड ड्रॉ गया, बट इस राउंड में बोल सकते हैं लिरॉन मर्फी की जो मूवमेंट थी वो स्लो डाउन होगी, और इसी की वजह से जब राउंड 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोवज़ार को टेकडाउन मिले वो पूरी फाइट के सबसे बेस्ट टेकडाउन्स थे, जहां पर वो लिरॉन मर्फी को ज्यादा टाइम तक होल्ड डाउन रखता है, उसे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से बीट भी करता है। और जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो दोनों फाइटर्स ने पंचेस को लैंड किया है, बट जो राउंड 3 में मोवज़ार ने लिरॉन मर्फी के ऊपर कट को लगाया था वो कट फिर से ओपन हो जाता है और लिरॉन मर्फी बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा होता है। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में एक स्क्रैपी फाइट ओके फाइट थी ये, बट मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही फाइटर्स का, और स्पेशली जब मोवज़ार इवलॉय की बात करते हैं क्योंकि वो फाइट को विन किया है, तो गेम प्लान इतने अच्छे वे से फॉलो नहीं किया। वो ना तो टेक डाउन्स को शूट कर रहा था, तो इसीलिए मैं समवट दोनों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। और हाँ, यहाँ पर अगर पॉइंट डिडक्ट नहीं होता तो क्लियर विन थी मोवज़ार की, बट रिगार्डलेस इसके, जैसे मैंने कहा, मैं काफी ग्लैड हूं कि यहाँ पर हमें एक विनर देखने को मिल गया, क्योंकि खुद ही इमेजिन करके देखो अगर ये फाइट ड्रॉ जाती। लिरॉन मर्फी बोल रहा है कि उसने अपने हिप को पॉप कर लिया, तो इस साल तो समझ लो कि वो फाइट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली फिर मोवज़ार को भी रीमैच के लिए इतने टाइम तक वेट करना पड़ता, और मोवज़ार के अलावा किसी और फाइटर को मिल जाता टाइटल शॉट। तो ओवरऑल मोवज़ार इवलॉय फाइट को विन कर जाता है बाय मेजॉरिटी डिसीजन, और अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मोवज़ार की नेक्स्ट फाइट फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ही होनी चाहिए। और अब मूविंग ऑन, तो यहां से मैं फाइट्स को थोड़ा सा जल्दी कवर करने वाला हूं क्योंकि रियली कुछ इतना ज्यादा हुआ नहीं है फाइट्स में। जहां पर को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट बोल सकते हैं एक काफी सॉलिड फाइट थी, जहां पर ल्यूक राइली माइकल एसवेल को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। और यहां पर बोल सकते हैं दोनों फाइटर्स ने बहुत अच्छी फाइट की है। दोनों की हमें देखने को मिलती है कि इनसेन चिन है, जहां पर ल्यूक राइली को ले लो या फिर माइकल एसवेल को ले लो, दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड कर रहे होते हैं, बट ना तो दोनों में से कोई ज्यादा हर्ट हुआ, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि दोनों में से कोई भी फाइटर ब्लीड तक भी नहीं हुआ। तो स्ट्राइकिंग फाइट होती है दोनों के बीच में, और पूरी फाइट में हमने देखा कि ल्यूक राइली एक ज्यादा बेटर स्ट्राइकर था, जहां पर उसके पंचेस में वो पॉप दिख रही थी, वो टेक्निकल वे से भी ज्यादा पंचेस को थ्रो कर रहा था। वेयरएज माइकल एसवेल की बात करें तो बेशक उसने बहुत अच्छे पंचेस को लैंड किया, बट मेजॉरिटी जो उसके पंचेस थे वो स्विंगिंग पंचेस थे। पूरी फाइट में हमने देखा कि जो राइट पंचेस थे ल्यूक राइली के वो बहुत अच्छे वे से लैंड हो रहे थे, और माइकल एसवेल को ये पंचेस डिफेंड करना इतने अच्छे वे से नहीं आ रहा था, जहां पर जब भी वो इन पंचेस से अटैक हो रहा था तो वो ट्राई कर रहा था खुद के भी राइट पंच से काउंटर करने की, बट ल्यूक राइली उन पंचेस को आता हुआ देख ले रहा था, और अपनी स्पीड के एडवांटेज लेते हुए वो आराम से उन पंचेस को स्लिप कर ले रहा था। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जब माइकल एसवेल खुद प्रेशर को डाल रहा था, जहां पर उसने ल्यूक राइली को केज के साइड पुश कर लिया था, तो वहां पर उसने ज्यादा बेटर पंचेस को लैंड किया, बट ऐसी ही मूवमेंट्स में चाहिए जहां पर टेक डाउन शूट किया जाए, तो वो चीज माइकल एसवेल ने नहीं की, और इसीलिए पहले ही राउंड के एंड से हम देख सकते थे कि मोमेंटम सारा शिफ्ट हो रहा है, ल्यूक राइली के पंचेस ज्यादा बेटर वे से लैंड हो रहे हैं, और बेशक माइकल एसवेल की चिन बहुत अच्छी है, बट जब फाइट को विन करने की बात आती है तो माइकल एसवेल ने अपनी फाइट गेम में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की। तो ओवरऑल ये बस सेकंड ही फाइट थी ल्यूक राइली की यूएफसी में, तो एक सॉलिड विन तुम बोल सकते हो अगेंस्ट अ वेरी टफ फाइटर। तो बेशक यहाँ पर ल्यूक राइली को फिनिश नहीं मिला, बट ओवरऑल वो अपनी फाइट गेम को एडजस्ट करता है, वो पहले राउंड के बाद ज्यादा प्रेशर को डालने लग पड़ता है, और बेटर टेक्निकल वे से वो ओवरऑल फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो चलते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, जहां पर ये फाइट थी माइकल वेनम पेज वर्सेस सैम पैटरसन। अब यहाँ पर माइकल पेज ने तीनों राउंड्स को विन किया है, वो फाइट को विन करता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट ब्रो क्या फाइट थी ये, मुझे लगा कि इतने टाइम से माइकल पेज बोल रहा है कि यूएफसी उसे साइडलाइन करने की ट्राई कर रही है, तो ये फाइट तो माइकल पेज एक्साइटिंग करेगा, बट ऑपोजिट इसका होता है, जहां पर अभी तक एमवीपी ने जितने भी यूएफसी में फाइट्स किए हैं ये वाली फाइट सबसे ज्यादा बोरिंग गई है।
MVP का मान लिया, चलो वो बैकफुट में ही रहा और काइंड ऑफ उसने सेफ प्ले वाली फाइट की है। बट दूसरी साइड जब सैम पैटरसन की बात करते हैं तो उसने तो MVP से भी बुरी फाइट की है। ये वाली फाइट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुझे तक समझ नहीं आया कि दोनों फाइटर्स ने किया क्या है। सैम पैटरसन एक ऑलराउंड फाइटर है, उसे आती है रेसलिंग करना, उसने सबमिशंस बहुत अच्छे किए हैं, फीट में उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, बट यहां पर उसने कुछ भी शो नहीं किया है। माइकल पेज तो चलो माइकल पेज की तरह ही खेलेगा, वो 38 इयर्स का है, तो इतने टाइम से वो इसी स्टाइल से फाइट कर रहा है, वो ऑब्वियसली अपने स्टाइल को चेंज नहीं करने वाला है। बट यहां पर ओपोनेंट को चाहिए कि वो अपनी खुद की गेम को खेले, ना कि माइकल पेज के ट्रैप में पड़ के उसी की गेम को खेलते रहे। और सैम यहां पर एग्जैक्टली ये करता है, जिधर वो माइकल पेज को हॉप करने दे रहा था रेंज में रहकर, और बस माइकल पेज को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। बिना कोई रीजन के सैम पैटरसन बैकवर्ड मूव करे जा रहा था। उसे चाहिए था कि वो लिटरली टेकडाउन्स को शूट करे, बेशक उसे टेकडाउन्स ना मिले, बट एटलीस्ट वो रेंज को क्लोज करके कोई एल्बोस को लैंड करे, स्क्रैपी फाइट को बनाए। बट ये चीजें हम कुछ भी नहीं देखते हैं फाइट में। और लास्ट राउंड में जब दोनों फाइटर्स के बीच में क्लिंच भी होता है तो वहां पर भी सैम पैटरसन ने कुछ भी नहीं किया है। अब तो पूरे वर्ल्ड को ये चीज पता है कि माइकल पेज के अगेंस्ट ओनली स्ट्राइकिंग अप्रोच से उसे नहीं हरा सकते। या तो अगर बस स्ट्राइकिंग करनी है तो फाइटर को चांसेस लेने पड़ेंगे, उसे ट्राई करनी पड़ेगी MVP को नॉकआउट करने की, या फिर जो बेटर अप्रोच है जो इयन गेरी ने क्लियरली सबको शो की थी कि माइकल पेज को ग्राउंड में लेके जाओ। तो सैम पैटरसन के पास थी ये एबिलिटी, बट उसने इस एबिलिटी को यूज नहीं किया। तो इसीलिए ओवरऑल जब फाइट में कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, तो एक दो ही पंचेस जो माइकल पेज ने थ्रो किए उन्हीं को गिना जाएगा, केज के प्रेशर को गिना जाएगा, और इसीलिए MVP फाइट को विन कर जाता है। ब्रो हम देख भी सकते थे कि UFC इस विन से खुश नहीं है, जहां पर विन के बाद MVP को माइक तक भी नहीं देते। अपनी कंट्री में फाइट हो रही है बट तब भी ऑडियंस बुरी तरीके से बू कर रही है फाइट को, तो इससे पता लगता है कि ये फाइट बहुत ज्यादा बोरिंग गई है। एनीवेज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन की, और यहां पर इवो ब्रनविस्की ने अंडर 30 सेकंड्स ऑस्टिन लेन को फिनिश कर दिया। सबको पता था कि ये होने वाला है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑस्टिन लेन की चिंता जरा भी नहीं है, और इवो ब्रनविस्की पहले राउंड में सबसे डेडलीस्ट फाइटर में से एक है। तो यहां पर एग्जैक्टली सेम होता है, जहां पर 2 पंच कॉम्बो थ्रो करता है वो, जिसमें एक ओवरहैंड राइट पंच था और एक क्लीन लेफ्ट हुक लैंड होता है ऑस्टिन लेन के ऊपर, और ऑस्टिन लेन ड्रॉप हो जाता है ग्राउंड में कपल ऑफ शॉट्स, और रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। अब यहां पर ऑस्टिन लेन ने थोड़ी सी कंप्लेंट की है कि फाइट को अर्ली स्टॉप कर दिया, बट हम देख सकते थे ही वाज डन। अगर फाइट को स्टॉप नहीं किया होता तो अंडर ही 3 सेकंड्स उसने अनकॉशियस हो जाना था। तो मेरी ओपिनियन में काफी अच्छा डिसीजन कि फाइट को स्टॉप कर दिया, जहां पर इवो ब्रनविस्की एक और बार बहुत ह्यूज नॉकआउट ले जाता है, और वंस अगेन पहले ही राउंड में फाइट को उसने फिनिश कर दिया है, और वो भी अंडर 30 सेकंड्स। और अब मूविंग ऑन, तो मिडिल वेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर क्रिश्चियन लीरॉय डंकन रोमन डोलिट्जे को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। थ्रू आउट ऑफ द फाइट में हम देखते हैं कि जब स्ट्राइकिंग हो रही थी दोनों के बीच में, तो क्रिश्चियन के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज थी, वो ज्यादा ह्यूज शॉट्स को लैंड कर रहा था, वो बहुत ज्यादा फास्ट था, और हर बार हम थोड़ा सा रोमन डोलिट्जे को देख रहे थे कि जब भी उसके ऊपर कोई बिग शॉट लैंड हो रहा है तो वो शेल अप कर जा रहा है, कर्ल अप कर जा रहा है, और बेसिकली खुद ही ग्राउंड में गिर जा रहा है, ताकि फिर वो क्रिश्चियन के साथ ग्राउंड गेम कर पाए। अब यहां पर रोमन टेक डाउन्स तो कर ले रहा था, ग्राउंड में भी होल्ड कर ले रहा था क्रिश्चियन को, बट जब बात आती है डैमेज को देना, पंचेस को लैंड करना, तो अपार्ट फ्रॉम राउंड 1 जहां पर अचानक से वो स्पिनिंग एल्बो से क्रिश्चियन को थोड़ा सा हर्ट कर देता है, उसके अलावा अगर हम देखें तो डैमेज को रोमन डोलिट्जे नहीं दे पा रहा था। उसके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल टाइम था, बट जैसे ही फाइट फीट में आ रही थी तो क्रिश्चियन लीरॉय डंकन उसके ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड कर रहा था, उसको ब्लडी भी कर दिया था फेस से, और इसीलिए बेशक रोमन डोलिट्जे को ऐसा लगा कि वो फाइट को विन किया है, बट मेरी ओपिनियन में यहां पर बहुत सही डिसीजन है। दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस था स्पीड का, जहां पर क्रिश्चियन अपने स्टांस को स्विच करे जा रहा है, फ्रंट किक्स को थ्रो कर रहा है, और एकदम से ह्यूज पंचेस को थ्रो कर दे रहा है। वेरेस रोमन डोलिट्जे की बात करें तो वो फीट में बहुत ज्यादा स्लो था, और बस यहां पर समवट उसकी रेसलिंग उसे बचा रही थी, जहां पर जब भी ऐसा लगने लगा कि अब क्रिश्चियन बहुत ज्यादा मोमेंटम को पा रहा है, मे बी हमें यहां पर एक नॉकआउट देखने को मिल जाए, वहीं से रोमन डोलिट्जे फिर टेक डाउन्स को शूट कर रहा था और क्रिश्चियन को ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। तो क्रिश्चियन लीरॉय डंकन की मैं बोलूंगा एक गुड विन थी, क्योंकि डेफिनेटली फाइट्स में ऐसी मोमेंट्स भी थी जहां पर अगर तो रोमन डोलिट्जे जो वो ग्राउंड में होल्ड कर रहा था, वहां पर अगर वो डैमेज को दे देता तो रोमन भी फाइट को विन कर सकता था। तो बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन ने इस चीज को होने नहीं दिया, और फीट में रोमन डोलिट्जे को बहुत अच्छे वे से बीट किया, एंड देयरफॉर क्रिश्चियन लीरॉय डंकन एंड में फाइट को विन कर जाता है बाय 2-1 यूनानिमस डिसीजन। अब बात करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट, जो कि लाइट वेट डिवीजन की थी, और यहां पर हाइप ट्रेन स्टार्ट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी, जिधर राउंड 2 में डैनी सिल्वा कर्टिस कैम्बल को नॉकआउट कर देता है। फिनिश को देखकर पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा हंसा था, जहां पर बैक टू बैक 3 बार नॉकडाउन होता है कर्टिस कैम्बल, और रेफरी ये देखकर फाइट को स्टॉप कर देता है। डेब्यू फाइट में ही कर्टिस कैम्बल को अपनी कस्टम शॉट्स मिल जाती हैं, यानी कि उसके पिंक पैंथर के
नेम से पिंक शॉर्ट्स मिल जाती हैं, बट ये उसे डैनी सिल्वा से सेव नहीं कर पाया, जहां पर ऑलरेडी मैंने बोला था कर्टिस कैम्बल को अपने डेब्यू में एक टफ ओपोनेंट मिल चुका है और डैनी सिल्वा ने यहां पर दिखाया कि वो नाइटमेयर मैचअप था कर्टिस कैम्बल का, जिधर वो पूरी फाइट में ह्यूज शॉट्स को लैंड कर रहा होता है। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही वो फुल ऑन प्रेशर के साथ जा रहा होता है कर्टिस कैम्बल के ऊपर, और स्टार्टिंग में तो कर्टिस अपनी रेंज के एडवांटेज लेते हुए और किक्स को जो वो थ्रो करता है, वो थ्रो करने के बाद मेरी ओपिनियन में वो फर्स्ट राउंड अच्छा दिख रहा था कर्टिस कैम्बल, बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर डैनी सिल्वा एकदम से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव आ जाता है और यहीं पर पहला राइट हुक लैंड होता है। कर्टिस कैम्बल ड्रॉप हो जाता है। वो जैसे ही वापस खड़ा होता है, डैनी सिल्वा फुल ऑन चढ़ जाता है उसके ऊपर, वो मल्टीपल शॉट्स को लैंड करता है और एक और राइट हुक, फिर से कर्टिस कैम्बल ड्रॉप, फिर से वापस खड़ा होता है, बट वंस अगेन डैनी सिल्वा बहुत बड़े शॉट्स को लैंड कर रहा होता है और इन्हीं शॉट से एक और बार ड्रॉप होने लगा था कर्टिस कैम्बल, पर जैसे तैसे वो अपने आप को संभालता है। बट जैसे ही उसने अपने हेड को वापस स्ट्रेट किया, एक और राइट हुक आता है और इस बार कर्टिस कैम्बल ड्रॉप हो जाता है। तो ये चीज देखते हुए कि 10-15 सेकंड्स में कर्टिस कैम्बल 3 बार ड्रॉप हो गया और चौथी बार भी ऑलमोस्ट ड्रॉप होने लगा था, तो रेफरी को स्टेप इन होना पड़ता है और ये फाइट स्टॉप हो जाती है। अब बेशक कर्टिस कैम्बल कंप्लेंट कर रहा था कि फाइट को स्टॉप कर दिया, बट आई थिंक सो ये करेक्ट डिसीजन था, जहां पर इतने कम टाइम में तुम 3 बार ड्रॉप हो रहे हो, चौथी बार ऑलमोस्ट ड्रॉप होने वाला था वो, और इसी के साथ ये सारे पंचेस ने उसके हेड को भी बहुत ज्यादा स्नैप किया। तो अगर ये फाइट कंटिन्यू भी रहती तो मुझे लगता है कि और बार नॉकडाउन होता कर्टिस कैम्बल और तब जाकर फाइट ओवर हो जाती। आई डू थिंक कि फाइट को काफी अच्छा स्टॉप किया और जैसे मैंने कहा अनडिफीटेड कर्टिस कैम्बल की हाइप स्टार्ट होने से पहले ही, जिधर उसकी डेब्यू फाइट में ही उसको कस्टम शॉट्स भी मिल जाती हैं, तो ऐसे फाइटर को डैनी सिल्वा ने बहुत अच्छे वे से बीट किया और हाइप को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो ये था पूरा मेन कार्ड, बट अब जल्दी से थोड़ी सी प्रीलिम कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर प्रीलिम कार्ड को जो हेडलाइन कर रही थी लाइट वेट डिवीजन की फाइट मेसन जोन्स वर्सेस एक्सेल सोला की फाइट। तो ये फाइट पूरे लंदन के कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट गई है, जहां पर मेसन जोन्स फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट क्या इंसेन फाइट गई है ये। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ऐसा लग रहा था कि एक्सेल सोला, जो कि अनडिफीटेड था फाइट से पहले, वो बहुत अच्छे पंचेस को लैंड कर रहा है, वो ज्यादा टेक्निकल रह रहा है और अपनी रीच की एडवांटेज लेते हुए ऐसा लग रहा था कि वो फाइट को विन कर जाएगा। बट फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं एक अलग एनिमल बन चुका था मेसन जोन्स। वो फॉरवर्ड प्रेशर करे जा रहा था, लिटरली जरा भी केयर नहीं कर रहा था कि सोला उसके ऊपर क्या थ्रो कर रहा है, और हर एक पंचेस को लेने के बाद खुद के पंचेस को थ्रो कर रहा था, जो कि ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा जोर का हिट कर रहे थे। और एंड ऑफ द फाइट तक हम देख सकते थे कि इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद एक्सेल सोला का पूरा फेस ब्लडी हो चुका था। बट इसी के साथ दोनों फाइटर्स की चिन की दाद देनी पड़ेगी, स्पेशली जब बात करते हैं एक्सेल सोला की, क्योंकि मेसन जोन्स ने उसके ऊपर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया है, क्लीन हेड किक्स को लैंड कर रहा था मेसन जोन्स, बट एक्सेल सोला सब कुछ एब्जॉर्ब कर जा रहा था। तो मजा आया फाइट को देखने में, बट ऑब्वियसली राउंड 3 के एंड तक पता लग गया था ये बात, मेसन जोन्स ज्यादा एक्टिव था, वो फाइट को लेके गया सोला के पास और उसे बीट किया, तो इसीलिए यहां पर मेसन जोन्स फाइट को विन कर गया। बट बहुत ही अमेजिंग और फाइट ऑफ द नाइट थी। अब जैसे कि हमें पता है कि यहां पर शेमरॉक की भी फाइट हुई थी, जहां पर उसने फाइट की अब्दुल करीम के साथ और अब्दुल करीम उसे बहुत अच्छे वे से बीट कर देता है। अब फाइट नाइट से पहले जब वेन्स हुए थे तो शेमरॉक ने वहां पर अब्दुल को पुश किया था, तो इसीलिए हमें वो यहां पर बैड ब्लड भी देखने को मिला, जिधर अब्दुल करीम बार बार शेमरॉक को रॉक करे जा रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड था वो शेमरॉक से। और एक बात मैं बोलूंगा, शेमरॉक की जो फ्रंट किक्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया और लास्ट राउंड आते आते अब्दुल करीम थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो गया था, क्योंकि वो पूरी फाइट में इतना ज्यादा मूव किया है। तो हाँ, यहां पर शेमरॉक ने कुछ शॉट्स को काफी अच्छा लैंड किया, पर जब ओवरऑल फाइट गेम की बात करते हैं तो अब्दुल करीम का बोल सकते हैं वो माइक टाइसन वाले स्टाइल से लड़ रहा था और उसने शेमरॉक को इतने ज्यादा पंचेस मारे कि शेमरॉक का नोज भी ब्लडी हो गया था। अब थोड़ी सी यहां पर फाइट के अलावा भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जिधर राउंड 3 के स्टार्टिंग में शेमरॉक हैंडशेक के लिए जाता है, बट ऑलरेडी उसने वेन्स में अब्दुल करीम को पुश कर दिया था, तो इसीलिए अब्दुल करीम हैंडशेक नहीं करता है। फिर जब राउंड 3 ओवर होता है तो यहां पर शेमरॉक फिर से जाता है हैंडशेक के लिए और रिप्लाई में अब्दुल करीम उसे कुछ बोलता है और फिर से हैंडशेक नहीं करता है, तो इससे शेमरॉक को गुस्सा आ जाता है, वो हल्का सा पंच थ्रो करता है और अब्दुल करीम ने वहां पर बहुत ही अपने बड़े पंच को स्विंग किया था, जो कि वैसे तो लैंड नहीं हुआ, फिर सिक्योरिटी भी आ जाती है, बट इमेजिन अगर वो पंच लैंड हो जाता। तो फाइट होने के बाद भी दोनों के बीच में काफी एनिमोसिटी थी, बट ऑब्वियसली यहां पर शेमरॉक की बात करें तो वो भी अपनी 2 फाइट्स को हार चुका है, डेब्यू फाइट को भी वो हारा और अब यहां पर एक और बार काफी बीटिंग लेकर वो वंस अगेन अपनी सेकंड फाइट को भी हार चुका। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी रिकैप वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें कौन सी फाइट अमेजिंग लगी और कौन सी सबसे बोरिंग फाइट थी। इसी के साथ ओवरऑल ये तुम्हें कार्ड कैसा लगा, मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।